तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नीर का निमान फिर, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है, यानी मधुशाला के रचनाकार कौन है। तो जो मधुशाला के रचनाकार है बच्चन जी। बच्चन कहने का तात्पर्य है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी को ही प्यार से बच्चन कहा जाता था। तो मधुशाला किसकी रचना है, वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर होगा बच्चन जी का जो जन्म है प्रतापगढ़ में 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा जो बच्चन जी हैं यानी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनका जो जन्म है वो प्रतापगढ़ में हुआ था और 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है बच्चन जी का पूरा नाम क्या है। तो बच्चन जी का पूरा नाम जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बच्चन जी का देहावसान कब हुआ, यानी मतलब कब हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। बच्चन जी का देहावसान हुआ, देहावसान हुआ मतलब क्या, कब हुआ बोलना चाहता है इस प्रश्न में कि बच्चन जी की मृत्यु कब हुई। वो हुआ आपका 2003 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है। यानी जो मधुशाला है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है उसका प्रकाशन वर्ष का है वो है 1935। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको स्टार कर लीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर सेंटअप में के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए नीर का क्या अर्थ है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं और ये सारे सेंटअप पेपर्स में और माध्यमिक पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप लोग कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नीर का अर्थ क्या है, तो वो होता है घोंसला। नीर का अर्थ घोंसला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नीर का निमान फिर किस प्रकार की कविता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि नीर का निमान जो फिर जो कविता है वो एक आशावादी कविता है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आशावादी कविता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन नीर का निमान फिर शीर्षक कविता कवि के किस मूल रचना से लिया गया है। मूल रचना का मतलब होता है वो कौन सा बुक है जिससे जो नीर का निमान फिर ये टॉपिक है, ठीक है ना, ये पूरी कविता वहीं से ली गई है। तो वो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई सतरंगिनी, ठीक है। सतरंगिनी इनकी एक मूल रचना है, उसी में से ये एक छोटा सा पार्ट उठाकर हम लोगों के बुक में दिया गया है जिसका टाइटल दिया गया है नीर का निमान फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है प्रकृति हमें क्या संदेश देती है। इसका उत्तर होगा प्रकृति हमें संदेश देती है। यहाँ क्या लिखा गया क्या नहीं होगा, ठीक है ना। प्रकृति हमें संदेश देती है कि हम जीवन में हताश एवं निराश ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एसक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चन जी भारत सरकार के किस विभाग में हिंदी विशेषज्ञ थे। मतलब कि भारत सरकार के किस विभाग में उनको हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया गया था, वो है विदेश मंत्रालय, ठीक है। तो बच्चन जी विदेश मंत्रालय में काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 11 नंबर क्वेश्चन प्रकृति हमें क्या संदेश देती है। प्रकृति हमें संदेश क्या देती है कि जीवन में हताश एवं निराश ना हो, ठीक है। प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हम जीवन में कभी भी हताश और निराश ना हो। इसको आप लोग सजा के लिखिएगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको सजा कर लिखना पड़ेगा अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो। अगला क्वेश्चन नीर का निमान फिर कविता में बार बार किसका आह्वान किया गया है। नीर का निमान फिर कविता में किसका आह्वान किया गया है। इसका आंसर होगा सृष्टि का, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखिए प्राची का अर्थ क्या होता है। मतलब प्राची का क्या अर्थ होता है। प्राची का जो अर्थ होता है वो होता है पूरब दिशा। प्राची का क्या अर्थ होता है, पूरब दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है नव के ब्रजदंत कैसे हैं। जो नव है उसका ब्रजदंत कैसे हैं, तो उसका आंसर होगा क्रुद्ध, ठीक है। नव के ब्रजदंत कैसे हैं, तो वह है क्रुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 2018 के पेपर में आया हुआ है, वो लिखा हुआ है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था, ठीक है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है वो आपका हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है,
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है MP 2018 में आया हुआ है, माध्यमिक पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भयंकर बादलों के गर्जन में भी क्या नहीं रुकता। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था सेंटअप पेपर में। ठीक है, कि भयंकर बादलों के गर्जन में भी क्या नहीं रुकता, तो ये होता है पक्षियों की उड़ती कतारें व संगीत, ये कभी नहीं रुकता। ठीक है, कितनी भी गर्जन में तो गगन क्यों ना हो, लेकिन पंक्षियों की उड़ती कतारें, उनका संगीत इसके भय से नहीं रुकता है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की लालिमा किस बात की संकेत करती है। सूर्य की जो लालिमा है किस बात का संकेत करती है, तो उसका आंसर होगा मन में नव जीवन के संचार होना। ठीक है, सूर्य की लालिमा जो है वो मन में नव जीवन का संचार होने का संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन, कि नीड़ का क्या अर्थ होता है। तो नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, इसे याद रखिएगा, नीड़ का क्या अर्थ होता है, वो होता है घोंसला। अगला क्वेश्चन देखिए, नीड़ का मान फिर किस प्रकार की कविता है। हम लोग ने पहले ही पढ़ा है, नीड़ का मान फिर एक आशावादी कविता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, बोला गया नीड़ का निर्माण फिर की पृष्ठभूमि क्या है। मतलब कि क्या सोचकर नीड़ का मान फिर जो है कविता कवि ने लिखा है, तो वो श्यामा का निधन। अब ये श्यामा कौन है, श्यामा जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी थी, इनसे वे बहुत प्रेम करते थे। इनकी मृत्यु के पश्चात ही उनका जीवन डमाडोल हो गया और उन्होंने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन फिर उनको यह रियलाइज हुआ कि आत्महत्या जो है वो समाधान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस कविता को लिखा था। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, 20 नंबर वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, छा गया अंधेरा। छा गया अंधेरा नहीं होगा, छा गया सहसा अंधेरा। ठीक है, सहसा होगा यहाँ पर, छा गया सहसा अंधेरा किसका प्रतीक है। अब यहाँ पर अंधेरा किसका प्रतीक है पूछा गया है। ठीक है, तो जीवन में घोर निराशा का आगमन का, जो अंधेरा है वो जब जीवन में घोर निराशा आती है उसी का प्रतीक है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देके लिखा हुआ है, काली रात किसका प्रतीक है। जो काली रात है वो भाई साहब दुख का प्रतीक है। जब जीवन में दुख आता है तो ऐसा लगता है कि मानो जो दिन है वो रात की तरह प्रतीत होता है, और दुख के अंधेरे में जो व्यक्ति होता है उसे हर चीज रात की तरह महसूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, प्राची का क्या अर्थ है। प्राची का अर्थ होता है पूरब दिशा। ठीक है, प्राची का अर्थ होता है पूरब दिशा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, भीषण झंझावात के आने से क्या नहीं हुआ। मतलब कि जब भीषण झंझावात आया तो भीषण झंझावात के आने से ऐसा क्या जो होना चाहिए था नहीं हुआ, सूर्य भय से छिप गया। सूर्य भय से छिप गया का मतलब क्या। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आपको आसान समझ में आ जाएगा कि भीषण झंझावात के आने से क्या नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ कि सूरज भय से छिप गया, यानी सूरज जो है वो तब भी अपनी जगह पे था और अब भी अपनी जगह पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भयंकर झंझावात और तूफान में भी कौन अडिग रहा। भयंकर झंझावात और तूफान में भी कौन अडिग रहा, वो है आशा का विहंगम। ठीक है, आंसर क्या होगा, आशा का विहंगम। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, कवि के अनुसार उषा कहाँ मुस्कुराती है। कवि के अनुसार उषा कहाँ मुस्कुराती है या मुस्कुरा रही है। इसका आंसर होगा क्रुद्धनभ के ब्रज दंतों में। क्रुद्धनभ के ब्रज दंतों में जो है वो उषा मुस्कुराया करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, नभ के ब्रजदंत कैसे हैं। इसका आंसर होगा नभ के जो ब्रजदंत है वो क्रुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है, नभ क्रुद्ध क्यों हो गया था। जो नभ है वो क्रुद्ध क्यों हो गया था। ठीक है, वो है भयंकर झंझावात के आने से। क्रुद्ध का मतलब गुस्सा होता है। ठीक है, भयंकर झंझावात के आने से जो नभ है वो क्रुद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भूमि को किसने घेर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बार पूछ सकता है, भूमि को किसने घेर लिया था, वो है धूल धूसर ने, धूल धूसर बादलों ने। क्वेश्चन घुमा सकता है, धूल धूसर बादलों ने किसको घेरा था, तो आंसर होगा भूमि को। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं धूल धूसर बादलों को किसने घेरा था। धूल धूसर बादलों ने भूमि को घेरा था। अब भूमि को किसने घेरा था, तो वो था धूल धूसर बादलों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, रात के उत्पात में भी विचलित नहीं हुआ।
रात के उत्पात में भी कौन विचलित नहीं हुआ, वह है उषा सुंदरी। उषा सुंदरी मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश वो जो है वो किसी से भयभीत नहीं होता, रात के उत्पात वैसे भी वो भयभीत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, कवि बार बार किसका आह्वान करता है। कवि जो बार बार है वो नेह का आह्वान करता है, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, घोर गर्जनमय गगन में, ठीक है, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में कौन गाता है। घोर गर्जन में गगन के कंठ में कौन गाता है, इसका आंसर होगा खग पंक्ति। जो खग पंक्ति है वो घोर गर्जन में गगन में भी अपने कंठ में गीत गाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रचंड वायु के समय भी चिड़िया चोंच में लिए जा रही है। मतलब प्रचंड वायु के समय भी चिड़िया क्या लिए जा रही है, ठीक है, फिर से निर्माण के लिए तिनका, अर्थात उसके चोंच में क्या है, तिनका है। चिड़िया के चोंच में तिनका है जो वो अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया की चोंच का तिनका किसको चुनौती दे रहा है, ठीक है, चिड़िया की चोंच का तिनका किसको चुनौती दे रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पवन 49 को, ठीक है। चिड़िया की चोंच का तिनका जो है वो पवन 49 को जो है नीचा दिखाता है, चुनौती देता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निशा के दुख में क्या नहीं दबता, ठीक है, सॉरी निशा बोल रहे हैं, नाश के दुख में क्या नहीं दबता। नाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख नहीं दबता है, ठीक है। नाश के दुख से जो है वो निर्माण का सुख कभी नहीं दबता है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, प्रलय की निस्बतता में नहीं दबता। प्रलय की निस्बतता में नहीं दबता, क्या नहीं दबता जी, तो वह है निर्माण का सुख। प्रलय की निस्बतता में भी निर्माण का सुख नहीं दबता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसको बोलने का ढंग अलग अलग है, ठीक है। प्रलय की निस्बतता में जो है वो प्रलय की निस्बतता में होता है, क्वेश्चन है कि प्रलय की निस्बतता में क्या होता है, ठीक है, तो सृष्टि का नवगान होता है, याद रखिएगा, प्रलय की निस्बतता में सृष्टि का नवगान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कवि के जीवन में उत्साह, ठीक है, कवि के जीवन में उत्साह का संचार कब होता है। मतलब जब बताया था कवि का जब पत्नी श्यामा जो थी वो गुजर गई थी तो कवि का जो मन था, अंतः मन था, वो पूरी तरह से टूट गया था। तो यहाँ पर कहा गया है कि कवि के जीवन में उत्साह का संचार कब होता है, तो जब उनका फिर से विवाह होता है, पुनर्विवाह करने से, ठीक है। जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो दूसरी बार शादी करते हैं तो उनका जो मन में अंदर जो ये था क्या बोल सकते हैं, दुख था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पेड़ टूट कर गिरने का क्या कारण था, ठीक है, क्वेश्चन है और ये MP 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, माध्यमिक पेपर 2020 का क्वेश्चन है ये, कि पेड़ टूट कर गिरने का मुख्य कारण तीव्र गति से बहने वाली आंधी थी, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो कि लिखा गया है यहाँ पर कि मनुष्य के निर्माण की दशा को क्यों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन, उसमें बोला गया है कि मनुष्य के निर्माण की दशा को क्यों प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को निर्माण की दशा में क्यों प्रयत्नशील रहना चाहिए, यह किस बात का सूचक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आंसर लिखेंगे कि निर्माण मनुष्य की गतिशीलता को दर्शाता है। जो निर्माण है वो मनुष्य की गतिशीलता को दर्शाता है। निर्माण जो है प्रकृति का शाश्वत सत्य है। निर्माण जो है प्रकृति का क्या है, शाश्वत सत्य है। यह सत्य ही मनुष्य को नव निर्माण के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। इसलिए मनुष्य को निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए और यह मनुष्य की गतिशीलता और संघर्षशीलता का सूचक है, ठीक है, संघर्षशीलता का सूचक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी जो है इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके जो है आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है अगले वीडियो की तरफ मिलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।